Chapter number 8, Dissolution of Partnership. Dissolution of Partnership है या Partnership Firm है? पार्टनरशिप फॉर्म। Dissolution of Partnership लिख दें तो क्या कुछ अलग हो जाता है क्या? हाँ, Dissolution of Partnership लिख दें तो वो अलग हो जाता है क्योंकि Dissolution of Partnership तो हम कर चुके हैं। Dissolution of Partnership हम लोग कर चुके हैं। ये जो रिटायरमेंट वाला चैप्टर था या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, ये क्या है? ये डेजिल्यूशन। डेजिल्यूशन का मतलब होता है खत्म हो जाना। रिटायरमेंट के टाइम पे और डेथ के टाइम पे क्या है? तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ये तीन पार्टनर्स हैं। सी की रिटायरमेंट हो गई है या डेथ हो गई है, ठीक है, सी की रिटायरमेंट हो गई है या डेथ हो गई है, तो जो पार्टनरशिप थी वो तो खत्म हो गई ना। जो ए बी सी में जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप तो खत्म हो गई। डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो जब रिटायरमेंट या डेथ का टाइम आया, जब सी था, सी चला गया, या तो वो रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, पार्टनरशिप थी ए बी सी में, वो खत्म हो गई। अब तो एक नई पार्टनरशिप बनेगी ना, अब तो एक नई पार्टनरशिप बनेगी किसके बीच में? ए और बी में। सी तो चला गया, पुरानी पार्टनरशिप खत्म और एक नई पार्टनरशिप बनेगी। और जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है उसे कहते हैं डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ना। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म मत बोलिए अभी, जस्ट पार्टनरशिप। मैं डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग अलग चीजें हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। दो पार्टनर्स थे ए और बी, पार्टनरशिप किसके बीच में थी? ए बी में। अभी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, ठीक है, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, तो ए और बी के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है, क्या हो गया? डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी जब नया पार्टनर आ जाएगा ना तो फिर एक नई पार्टनरशिप बनेगी किसके बीच में? ए बी सी के अंदर। तो हम डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो कर चुके हैं, आज हमने स्टार्ट करना है डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब यह है कि पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी और बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। डेजिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है उसका दी एंड आ जाएगा, यानी खत्म, छुट्टी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे असेट्स हैं उन असेट्स को हम लोग सेल कर देंगे, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप थी ए बी सी में, जो आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था ए बी सी में, जो तीनों ने मिलकर जो दुकान खोली थी, आज वो दुकान हमने बंद कर दी, ठीक है। आज हमने, वो तीनों ने मिलके जो दुकान खोली थी वो दुकान हमने बंद कर दी है। तो दुकान के जो असेट्स है वो सारे असेट्स हम सेल करेंगे, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको हम पे करेंगे। लाइबिलिटीज की जब बात की जाती है तो इसका मतलब होता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। आप आउटसाइडर्स लाइबिलिटी कह सकते हैं या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कह सकते हैं। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। फर्स्ट पार्टी कौन सी होती है? एग्जैक्टली, फर्स्ट पार्टी होती है हमारी, शाबाश, फर्स्ट पार्टी होती है हमारी फर्म। और सेकंड पार्टी कौन सी होती है? पार्टनर्स। तो फर्म, सेकंड पार्टी इज पार्टनर्स, बाकी जितने बच गए वो हो गई थर्ड पार्टी। तो पहले हम बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज को सेल करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। उसके बाद जो हमारे पार्टनर्स को छोड़कर बाकी जितनी लाइबिलिटीज हैं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी हैं, उनको पे करेंगे। बाकी जो बच जाएगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी जो बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, चलेगा। अच्छा, अभी थ्योरी का पॉइंट मैं नहीं लेता हूं, मैं आज की क्लास में क्योंकि क्लास में, हाँ ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, आज इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट है उसकी थोड़ी सी बेस बनाने की आपकी कोशिश करते हैं कि आप इसके प्रैक्टिकल को जरा समझ लें, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, इस चैप्टर में हमने क्या करना है, जितने भी असेट्स हैं उनको हमने सेल करना है। जितने भी असेट्स हैं उनको हमने सेल करना है। मान लीजिए हमारे पास मशीनरी है, तो आपने जनरल एंट्री करनी है, हमारे पास मशीनरी है 1 लाख रुपीस की, ठीक है। इसको ऐसे करिए, मशीनरी कितने रुपए की है? 1 लाख रुपीस की, समझते हैं इसे। बिल्डिंग है हमारे पास 30 लाख रुपीस की,
ये बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है मशीनरी 1 लाख, बिल्डिंग 30 लाख रुपीस। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो है 6 लाख रुपए का। इतना ही देख लीजिए, वैसे और भी कई एसेट्स हैं, एग्जांपल समझाने के लिए मैंने ये लिखा। हमारे पास एसेट्स हैं 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का हमारे पास है मशीनरी, बिल्डिंग है 30 लाख रुपीस का, स्टॉक है 6 लाख रुपीस का। मशीनरी ये बुक वैल्यू है, और हमने मशीनरी सेल किया है 80,000 रुपीस में, बिल्डिंग हमने सेल किया है 40 लाख रुपीस में, और स्टॉक हमने सेल किया है 6,20,000 रुपीस में। तो पहले ऐसे कीजिए, फटाफट मेरे को मशीनरी सेल करने की जनरल एंट्री बताइए। मशीनरी आपने सेल किया है 80,000 रुपीस में। जागृत जनरल एंट्री बताएंगे। मशीनरी हमने 1 लाख कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन। बैंक लिख दो। ज्यादा कैश नहीं रखना चाहिए ना, आजकल वो बड़ा डर लगता है उससे, जो ईडी वीडी है जो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बैंक की ट्रांजैक्शन रहेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। 80,000 बस यही एंट्री होगी या कुछ और भी होगा? नहीं सर, क्योंकि लॉस भी तो हुआ है ना। 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, 80 में सेल किया, एक एंट्री और कर दूं मैं? वैसे तो इसमें भी कर सकते थे, मैं अलग से कर देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो कि सर ये क्या कर दिया आपने, तो प्लीज मेरे को बीच में टोक दीजिएगा। आप ये कंबाइन एंट्री भी कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे, प्रॉफिट या लॉस की अलग एंट्री करेंगे, सेल की एंट्री अलग करेंगे। अभी बिल्डिंग 30 लाख रुपीस का था, 40 लाख रुपीस में सेल कर दिया। सो मैं जनरल एंट्री बताएंगे, आपने बिल्डिंग को सेल किया है 30 लाख रुपीस का, बिल्डिंग 40 लाख में सेल किया, जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट टू बिल्डिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट भी बता दो सोमे। 4 लाख नहीं 40 लाख। ये तो सेल करने की एंट्री हुई। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख। 10 लाख। तो उसकी भी एंट्री बता दो साथ में। 10 लाख रुपीस का जो प्रॉफिट हुआ, फिर आपकी छुट्टी, फिर किसी और से पूछेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टू बिल्डिंग ना, लॉस नहीं है ना, प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10 लाख 10 लाख। ठीक है। अच्छा, स्टॉक हमारे पास है कितने रुपए का? स्टॉक है 6 लाख रुपीस का, सेल किया 6,20,000। वैसे तो कोई जरूरत नहीं पूछने की, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अंतरिक्ष बताओ, स्टॉक 6 लाख रुपए का था, 620 में सेल किया। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू पी&एल। मैं अलग अलग कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, मैं पहले एक एंट्री कर देता हूँ, बैंक टू स्टॉक 6,20,000। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। मैं एक छोटे से कंसेप्ट आप लोगों को समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये 11th स्टैंडर्ड वाली एंट्रीज उठाई। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग इस तरह से करते थे। ठीक है। अच्छा, आपने देखा हमारे को लॉस हुआ 20,000 रुपए का, लॉस हुआ 20,000 रुपए का। प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट यहां पर हुआ, और 20,000 का प्रॉफिट यहां पर हुआ। तो प्रॉफिट हुआ 10,20,000 रुपीस का। लॉस कितना हुआ? ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट कितना हुआ? चलेगा। अब मैंने आपको पता है क्या है, देखिए पहले क्या होता था, अगर हम रेगुलर बिजनेस की बात करें, ठीक है, जब हमारा रेगुलर बिजनेस चल रहा होता है तो हम कभी कभार कोई एसेट सेल कर देते हैं। जैसे कभी कार सेल कर दी 5-6 साल के बाद, कभी 3-4 साल के बाद स्टॉक सेल कर दिया। लेकिन आज एक ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गई है कि आज हम अपना एक एक एसेट सेल करेंगे। आज मशीनरी भी सेल करेंगे, बिल्डिंग भी सेल करेंगे, कंप्यूटर भी सेल करेंगे, कार भी सेल करेंगे। जो जो बिजनेस में था एक एक आइटम सेल करेंगे। अब एक एक आइटम को सेल करेंगे, एक एक आइटम पे प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, वो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो अभी मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है, मैं इसी एग्जांपल से आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा कि हमने इसका शॉर्टकट एक निकाला हुआ है, जो आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर यूज करना है। एक ये आपके एसेट्स थे। अब देखिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं,
हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये चीज सीखा था कि जब भी हम कोई असेट खरीदते हैं तो हम उस असेट के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं। आपने मशीनरी परचेज किया, आपने मशीनरी अकाउंट ओपन किया, आपने बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर, ठीक है ना, स्टॉक परचेज किया, स्टॉक, उसके बाद आपने कोई भी कंप्यूटर, कार, जो भी आपने एसेट खरीदा उसके नाम से एसेट्स खरीदते, उसके नाम से हम लोग अकाउंट ओपन करते थे। मैं रिपीट करता हूं, 11th स्टैंडर्ड से हम लोग सीख के आ रहे हैं कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करेंगे तो उस एसेट के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे, जैसे मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, एटसेट्रा। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं देखिएगा, मैं इन सब अकाउंट्स का नाम चेंज करने जा रहा हूं। ये जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मैं इन सब के नाम चेंज करने जा रहा हूं और इनका नाम मैं रख दूंगा रियलाइजेशन। जितने भी अकाउंट्स है ना, ये मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, मैं इन सब के नाम चेंज कर दूंगा और इनका नाम रख दूंगा रियलाइजेशन। जो असेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, जितने भी असेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो मैंने एक एंट्री किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। ये आपने लिखना नहीं है, आपने समझना है, ये कंसेप्ट है हमारा। मशीनरी 1 लाख, बिल्डिंग 30 लाख, स्टॉक 6 लाख, टोटल 37 लाख। ठीक है, मैंने क्या किया ध्यान से देखिए, जो हमारे एसेट जिनका डेबिट बैलेंस था मैंने क्रेडिट कर दिया, यानी सारे अकाउंट्स कैंसिल आउट हो गए। अभी ना तो मशीनरी है, ना बिल्डिंग है, ना स्टॉक है, अब उन सब की जगह क्या आ गया, रियलाइजेशन। मतलब ये टोटल जो हमारे एसेट्स थे ये कितने रुपए के थे, 37 लाख रुपीस के। पहले क्या था, अलग अलग नाम से अकाउंट ओपन थे, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, अभी मैं मशीनरी सेल करूंगा तो क्या एंट्री होगी। सौम्या, हमने मशीनरी सेल किया तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी। सौम्या, मशीनरी सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी। हाँ जी, बैंक टू मशीनरी ना बच्चे, मशीनरी अकाउंट तो खत्म कर दिया ना हमने, मशीनरी का नाम रख दिया रियलाइजेशन, नाम चेंज कर दिया। रियलाइजेशन। और अब बिल्डिंग सेल करेंगे तो क्या होगा, सेम, बैंक टू रियलाइजेशन। स्टॉक सेल करेंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको। अब हमने सारे एसेट्स का नाम ही एक रख दिया, रियलाइजेशन। अभी नेक्स्ट एंट्री पता है क्या करूंगा मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि ये रियलाइजेशन मशीनरी सेल करेंगे तब भी ये एंट्री, बिल्डिंग सेल करेंगे तब भी ये एंट्री, स्टॉक सेल करेंगे तब भी ये एंट्री। और ये सारे एसेट्स हमने कितने में सेल किए हैं, टोटल कर लो 7 लाख, 47 लाख। सारे एसेट्स हमने कितने में सेल किए हैं, 47 लाख रुपीस। ठीक है जागृत, यस सर। ठीक है ना। अब देखो कितना शॉर्टकट हो गया, ये हमारे एसेट्स थे कितने रुपए के, 37 लाख रुपीस के। रियलाइजेशन को आपने डेबिट किया था, ये मैंने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, वो डेबिट ये क्रेडिट। क्रेडिट ज्यादा है ना 10 लाख रुपए। जैसे आप लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, ये बन रहा है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में 47 लाख रुपीस, डेबिट साइड में 37 लाख रुपीस। आ गया सीधा सीधा प्रॉफिट 10 लाख रुपीस। यहां पे सीधा हो गया, हमारा प्रॉफिट आ गया, तो मेरी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट आ गया ना। 37 डेबिट था, 47 क्रेडिट है, तो सीधा प्रॉफिट आ गया 10 लाख रुपीस। और ये प्रॉफिट मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ए बी सी में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पहले सिर्फ मैंने एक ना पूरे चैप्टर में का जो क्रक्स है, निचोड़ है, वो मैंने अभी आपको बताया। अभी इसको डिटेल में देखना है। अभी मैंने सिर्फ असेट्स का नाम रियलाइजेशन रखा है, अभी मैं सेकंड स्टेप में बोलूंगा लायबिलिटी का नाम भी रियलाइजेशन रख देंगे। अभी ये कर क्यों रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए। नहीं शॉर्टकट करना तो फिर ये है हमारे साथ, एक एक असेट सेल करते जाओ, एक एक असेट पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते जाओ, जो बहुत बड़ा काम हो जाता है। ठीक है ना, आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो आपको एक छोटे लेवल पे पढ़ाया जाता है, बड़े लेवल पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, तो आपको एक छोटे लेवल पे कराने के लिए जितने असेट से उनका नाम रख दिया रियलाइजेशन, सेल कितने में हुए, एक साथ एंट्री हुई और ये प्रॉफिट आ गया आपके पास। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक, अभी आगे चलेंगे हम लोग। प्रिया, परीक्षा, ठीक है चलो। अब ये तो आपने को लिखने के लिए मैंने किया था मना, अब आप लिखेंगे मेरे साथ सब कुछ। अब हम लोग जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। पहले हम इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज समझेंगे, याद नहीं करनी, वो याद तो अपने आप हो जाएंगे। देखिएगा आप, जर्नल एंट्रीज अपने आप याद हो जाएंगी।
क्योंकि हम लोग कोई जर्नल एंट्री याद करने का काम ही नहीं करते, हम तो कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। तो पहली एंट्री आप लिखेंगे जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ assets to realization account, for transfer of assets to realization account। लिखूंगा तो मैं ये, लेकिन मैडम को मत बताना, अपने माइंड में याद रखना कि जितने भी असेट्स हैं उनके नाम चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोगों की एंट्री, कंसेप्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट हमारा ये है कि देखो जी, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, अगर इन असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट किसको करेंगे? रियलाइजेशन को। तो मेरी एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कुछ हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं ना, असेट्स की जगह हम लोग ऐसे लिख दें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, टू इन्वेस्टमेंट्स, टू गुडविल। अभी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना असेट्स, साथ में लिख दीजिए एटसेट्रा। लिख दिया? Yes, sir. लेकिन यहां पर आपको एक छोटा सा पॉइंट याद करना पड़ेगा, लिखिए, फॉलोइंग assets not to be transferred, फॉलोइंग assets not to be transferred। ऐसे कुछ असेट्स हैं जो आपने ट्रांसफर नहीं करने हैं, ठीक है, और ये आपने याद रखने हैं। पहला आप लिखेंगे, अच्छा कौन से ट्रांसफर नहीं करने, अगर आप में से जनरल वे में पूछेंगे ना तो मैं आपसे कहूंगा कि वो असेट जिनको हम सेल नहीं करते हैं। असेट साइड में कुछ ऐसी चीजें दी होती हैं जिसको सेल नहीं करना होता है, जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं करना होता है। जैसे आप लिखिए कैश अकाउंट, ये कहीं सेल तो करना नहीं। बैंक अकाउंट, असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है कई बार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया होता है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा कई बार ना असेट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिया होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट तो भी ट्रांसफर नहीं करना, और पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप इस चीज का रट्टा लगा लें बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये वो आइटम्स हैं जो आपको असेट साइड में दी होंगी लेकिन आपने ट्रांसफर नहीं करनी है रियलाइजेशन में। इसको बहुत अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान आप लोगों को बना दूं कि इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आए तो गलती होने का कोई चांस ना हो। फॉलोइंग असेट्स नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, P&L, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके Sir, एक सेकेंड, हाँ sir, bills receivable होता है ट्रांसफर? ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस निकल के आएंगे, सर ये फलाना, ये ढिमकाना, ये दे रखा है सर, वो दे रखा है सर, ये ट्रांसफर करेंगे सर, वो ट्रांसफर करेंगे। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, कोई भी चीज हो, आप में से कुछ भी पूछेंगे, सर ये दे रखा है एसेट साइड में ट्रांसफर करना है, मैं कहूंगा मैंने ना लिस्ट बना दी थी, ये ट्रांसफर नहीं करना, इसके सिवा जो दे रखा है सब ट्रांसफर कर देना, अब आसान हो जाएगा। ये ट्रांसफर नहीं करना, बाकी बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, अक्रूड इनकम है, जो भी आपको दिखाई देगा सब ट्रांसफर करना है, बस ये ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। ओके ठीक है, अब हम सोच समझ के चल रहे हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हम प्रिया से पूछेंगे। प्रिया सेकेंड एंट्री मेरी होगी फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज को जब हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी हमारी? सर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं एक सेकेंड, मैं अभी परीक्षा आपको एक सेकेंड में आंसर देता हूँ, एक मिनट रिपीट करना प्रिया। सर लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज को डेबिट क्यों किया? सर क्योंकि हमें लायबिलिटीज को मतलब रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हमने उसको डेबिट किया ना। तो आप लाइबिलिटीज के अंदर भी हम एग्जांपल्स के साथ ही लिखेंगे। परीक्षा में आपका 1 मिनट में क्वेश्चन का आंसर देता हूं।
लाइबिलिटीज में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आप लोगों को मालूम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो लाइबिलिटी साइड का फिगर है, एसेट साइड में दिया होता है, लेकिन क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एटसेट्रा लिख दीजिए क्योंकि मेरे को और लाइबिलिटीज याद नहीं आ रही, तो और भी कोई लाइबिलिटी होगी तो ट्रांसफर कर देना टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने डेबिट कर दिया तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एटसेट्रा। लेकिन यहां पर भी आपने एक चीज याद रखनी है, लाइबिलिटीज नोट टू बी ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटीज नोट टू बी ट्रांसफर्ड। और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि जो मैं लिख रहा हूं ये लाइबिलिटीज वो हैं जो आपने ट्रांसफर नहीं करनी है, और सिंपल सी है लाइबिलिटी। अगर आप पॉइंट्स याद नहीं रखना चाहते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, लाइबिलिटी टुवर्ड्स, लाइबिलिटी टुवर्ड्स, लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स, लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स। जो पार्टनर से रिलेटेड जो लाइबिलिटी है वो आपने ट्रांसफर नहीं करनी। 1 मिनट आप लिखते रहना, मैं जस्ट माइक बंद कर रहा हूं 1 मिनट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर ने लोन दिया है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, P&L, जनरल रिजर्व। और एक आप लिख लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन इसको हम एक स्पेशल तरीके से बाद में बात करेंगे, अभी हटा देना इसे, मतलब स्टार लगा देना और इसकी बात हम बाद में करेंगे। ये वो चीजें हैं जो लाइबिलिटी साइड में आपको दी होंगी लेकिन आपने ट्रांसफर नहीं करनी है, ठीक है। ये हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे, क्या करेंगे ये बात की बातें। P&L जनरल रिजर्व, P&L जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ एक अलग चीज थी, दैट वाज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी इनका भाई बहन ही था, ऐसा ही था ना, ये एक साथ रहते थे ना। P&L जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लोग ट्रांसफर करते थे। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने काट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऊपर चला गया, ये लिखा है ना मैंने, इसको ट्रांसफर करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर करना है। सर ये क्या कर रहे हो, इसको करना है उसको नहीं करना है, ये क्या चीज हो रही है। आपने क्या याद रखना है, जो लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर आपने कोई रिजर्व या कोई प्रोविजन बनाया था, अगर आपने कोई रिजर्व या प्रोविजन बनाया था, आपने कोई रिजर्व या प्रोविजन बनाया था अगेंस्ट असेट्स, असेट्स के अगेंस्ट में अगर आपने कोई प्रोविजन या रिजर्व बनाया था उसे ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। आप इस लाइन को हिंदी में लिख लीजिए, अगर कोई रिजर्व या प्रोविजन हमने बनाया था अगेंस्ट असेट्स उसको ट्रांसफर किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा, आप यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दीजिए पेंडिंग, बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ याद करने वाला काम कर रहे हैं कि जर्नल एंट्री क्या होती है, क्या ट्रांसफर करना है और क्या ट्रांसफर नहीं करना है। ज्यादा बातें करेंगे ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, 2-3 पॉइंट हम आने वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हो गया। कोई भी रिजर्व या प्रोविजन अगर हमने किसी असेट्स के अगेंस्ट में बनाया है, जैसे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हमने बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया,
ठीक है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, तो इन चीजों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। रीजन पेंडिंग में छोड़ दिया आपने। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है परीक्षा की तरफ से, वो कहते हैं कि सर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफर किया जाएगा। तो परीक्षा मेरा आंसर ये रहेगा कि बच्चे ये लाइबिलिटीज हैं जो ट्रांसफर नहीं करनी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इज इट ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स और एम्प्लॉइज? ये पैसा एम्प्लॉइज का है पार्टनर्स का है? आप कहेंगे सर एम्प्लॉइज का है, तो बच्चे एम्प्लॉइज का है तो ऊपर ट्रांसफर करो ना। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ये वो चीजें हैं जो आपने ट्रांसफर नहीं करनी है, ये लाइबिलिटीज हैं जो आपको दी होंगी, लेकिन ये लाइबिलिटीज आपने ट्रांसफर नहीं करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहां पर और आया था परीक्षा का जिसको मैंने पेंडिंग छोड़ा था। इन्होंने कहा कि सर ये जो आपने असेट्स ट्रांसफर किए हैं ये बेसिकली नॉन करंट असेट्स हैं। मैंने तो ये कहा था कि ये ट्रांसफर नहीं करना है। परीक्षा मेरे को जरा करंट असेट्स के बारे में बताओ। करंट असेट्स में डेटर्स आता है? यस, स्टॉक। सर अभी आपने जो बोला वो फिर से रिपीट कर देंगे, मेरा नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है। तो नीचे वाला वो प्रोविजन की बात जो चल रही थी, नहीं वो परीक्षा ने कुछ डाउट परीक्षा का डाउट मैं यहाँ से रीडिंग कर देता हूँ। इन्होंने मेरे को चैट बॉक्स में क्वेश्चन भेजा था। इन्होंने कहा था सर मेनली नॉन करंट एसेट्स ट्रांसफर करेंगे, ये क्वेश्चन था इनका। क्योंकि इन्होंने ना मेनली क्या देखे यहाँ पे, इन्होंने देखा मशीनरी देखा, फर्नीचर देखा, बिल्डिंग देखा, इन्वेस्टमेंट देखा, गुडविल देखा, तो इन्होंने सोचा कि शायद सिर्फ नॉन करंट एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। मैंने बात ही नहीं करी पूरे यहाँ पर कहीं नॉन करंट एसेट्स की। मैंने परीक्षा ये बोला था वो वाले एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे जिनको हमने कैश में रियलाइज नहीं करना है, जैसे कैश हो गया, बैंक से पैसे निकाल लेंगे, P&L हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया, या पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया। बाकी जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हैं चाहे वो नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में जैसे डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड इनकम है। और बताइए कोई अगर आपको याद आ गया हो कोई और करंट एसेट्स। अब यहाँ पे देखो और साथ में ये देखो इस तरीके से आपने याद भी रखना है। मैंने आपको ना लिस्ट बना के दी, ये लिस्ट याद कर लो। ये ट्रांसफर नहीं करना है, ये ट्रांसफर नहीं करना है। तो मैंने इस लिस्ट में कहीं पे भी डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम नहीं लिखा ना। ये ट्रांसफर करने हैं और बराबर करने हैं। तो आपने सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, चाहे करंट एसेट्स हैं चाहे नॉन करंट एसेट्स हैं, बस ये एसेट्स आपने ट्रांसफर नहीं करने। चलेगा? और सर वो फ्लक्चुएशन रिजर्व पे आपने कोई वर्ड यूज किया था? ये एसेट साइड में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है ना, लायबिलिटी साइड में। आपने कोई भी प्रोविजन या रिजर्व किसी एसेट्स के अगेंस्ट में बनाया हुआ है तो उसको आपने ट्रांसफर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। प्रोविडेंट फंड के बारे में आप बता रहे थे शायद। प्रोविडेंट वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एक सेकंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर करना है या नहीं करना है, ये क्वेश्चन आया था। मैंने आपसे कहा कि मैंने तो आपको लिस्ट बना के दे दी जो आपने ट्रांसफर नहीं करनी है, एंड दिस इज एन एक्सक्लूसिव लिस्ट। मैंने यहाँ पे कहीं एटसेट्रा नहीं लिखा है कहीं पे ना, आई हैव नॉट रिटन ETC समथिंग ना। तो बस ये ट्रांसफर नहीं करना है, बाकी जो आपको दिखाई देगा आंखें बंद करके लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देना। बस वैसे अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स जो होता है वो ट्रांसफर नहीं करना है हमने। जैसे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L क्या चीज है, आपने प्रॉफिट अपने पास रखे हुए हैं, जनरल रिजर्व हो गया, पार्टनर्स लोन हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये चीजें आपने ट्रांसफर नहीं करनी। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में भी हम बात थोड़ी सी बाद में करेंगे। मैं याद रखूंगा, आप याद रखें ना रखें, मैं याद रखूंगा कि मैं किन किन पॉइंट्स के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो हमने एसेट्स के नाम भी चेंज कर दिए, हमने लायबिलिटीज के भी नाम चेंज कर दिए। पहली 2 एंट्रीज में, अभी थर्ड एंट्री लिखिए फटाफट।
फॉर सेल ऑफ असेट्स, हम लोग असेट सेल करेंगे फॉर सेल ऑफ असेट्स। अब चाहे आप मशीनरी सेल करो, चाहे बिल्डिंग सेल करो, चाहे फर्नीचर सेल करो, आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले क्या होता था, मशीनरी सेल करते थे, हम एंट्री करते थे बैंक टू मशीनरी, फर्नीचर सेल करते थे तो बैंक टू फर्नीचर, स्टॉक रियलाइज होता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अभी क्या सिंपल एक एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि हर एसेट का नाम हमने क्या रख दिया है, रियलाइजेशन। ठीक है, आगे चलें। आपने जब कोई असेट सेल करा होगा ना, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग कितने रुपए की थी, बिल्डिंग थी 20 लाख रुपए की, सेल कितने में हुई, 30 लाख रुपीस में। आपने 10 लाख रुपीस का कुछ नहीं करना, जागृत कितने में सेल हुई है, कितना पैसा आ रहा है वो लिखना है। आपने सीधा लिखना है बैंक टू रियलाइजेशन 30 लाख 30 लाख। प्रॉफिट लॉस की आपने कोई एंट्री नहीं करनी, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटर्स आपके थे, Yes. डेटर्स आपके थे 1 लाख रुपए के, डेटर से कितना पैसा लेना था, 1 लाख रुपए। बैड डेट्स हो गए 10,000 रुपए के, बैड डेट्स हो गए। बताइए क्या एंट्री करेंगे आप। 1 लाख रुपए के डेटर्स थे जागृत और बैड डेट्स हो गए 10,000 रुपए, क्या करोगे। बाकी सब बच्चे दिमाग में बिठा के रखना अपने एंट्री। जागृत एंट्री बताइए फटाफट। डेटर्स 1 लाख रुपए के थे, 10,000 बैड डेट्स हो गया, जनरल एंट्री बोलिए। Sir, bad debts account debit to debtors. बोलो, रियलाइजेशन डेबिट, बैड डेट डेबिट टू डेटर्स। और कोई आंसर देना चाहता है। लवन्या, Sir, bad debts account debit to debtors account. आपके सामने एंट्री लिखी थी, आपको सीधा लिखना चाहिए था सर, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000 90,000। आपकी नजर रहेगी पैसा कितना है, बस बात खत्म। अब 2-4 मैं बातें बताऊंगा, इन बातों को याद रखिएगा। इस चैप्टर में आप लोग बनाएंगे, सबसे पहले आप लोगों का बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाओगे, बना देते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखोगे क्या, असेट सारे बिक गए, लाइबिलिटी सारी पे हो गई, तो बैलेंस शीट क्या बनाओगे, ऐसी बैलेंस शीट होगी तुम्हारी बस, और कुछ नहीं होगा बैलेंस शीट। इसके बाद हमारा बैलेंस शीट नहीं बनेगा, सिर्फ हमने क्या बनाना होगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है इस चैप्टर में हम लोग कर क्या रहे हैं, सारे एसेट सेल कर रहे हैं, सारी लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं। हमने जितने अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं ना जागृत, जितने अकाउंट्स हमने ओपन किए, सारे अकाउंट्स खत्म करने हैं। किसी भी अकाउंट का, कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, चाहे मशीनरी अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट का बैलेंस नहीं छोड़ना हमने। जितने अकाउंट्स हमने बनाए हुए हैं सारे अकाउंट्स हमने बंद करने। तो भैया आपने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्या करने का इसका, इसकी जरूरत कहां पड़ गई, आप तो नया अकाउंट ओपन कर रहे हो। अब दोबारा से सुनो सर, ये फिर कैसे पता चलेगा नुकसान कितना हुआ। देखो ध्यान से सुनो, डेटर्स कितने थे, 1 लाख। आप लोगों ने सबसे पहले एक एंट्री करी होगी, डेटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। आपने एंट्री करा होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप ये सोचिए आपका एक ही एसेट था डेटर, तो आपने एंट्री करा होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आपने कहा आपके डेटर्स हैं 1 लाख रुपीस, ठीक है। 10,000 के बैड डेट्स हो गए, छोड़िए 10,000 को, ये बताइए पैसा कितना है। आपने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000 90,000। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आपने लिखा 1 लाख रुपीस और रियलाइजेशन के क्रेडिट में कितना लिखा 90। आ गया ना अपने आप 10,000 रुपए का लॉस। तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है बैड डेट्स, वो नुकसान अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नुकसान लिखने की जरूरत नहीं है, वो नुकसान अपने आप आ जाएगा। प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा बिल्डिंग 20 लाख रुपए की थी, आपने 30 लाख रुपए में सेल किया, तो जितने में सेल किया, जितना पैसा आपके पास आया, आपने सिर्फ वो लिखना है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो असेट्स हैं आपको उससे पैसा कितना मिला। आप इस चीज की बिल्कुल चिंता मत करना कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। ठीक है, ओके। आपने थर्ड एंट्री लिखी फॉर सेल ऑफ असेट्स, आगे लिखिए 4th एंट्री। if any asset is taken over
बाय ए पार्टनर। परीक्षा एक बार चेक करना, अगर आपका नेट ठीक है तो बताना जरा। अगर मैं ये कहता हूं एक पार्टनर है बी, ठीक है, पार्टनर है बी और वो मशीनरी टेक ओवर कर रहा है, तो क्या एंट्री करोगे? एक पार्टनर है बी, मशीनरी वो कह रहा है मैं ले जाता हूं, क्या एंट्री करोगे? Sir, B's account debit to machinery. देखा, कर दिया ना गड़बड़। और कोई बताएगा? B's capital account debit to realization account. ठीक है, हमारी एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप भूल गए परीक्षा के, हमने सारे एसेट्स का नाम ही चेंज कर दिया था पहली एंट्री में। तो बी अगर कोई एसेट टेक ओवर कर रहा है, हम करते थे एडमिशन में भी करते थे, रिटायरमेंट में भी करते थे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। लेकिन अभी हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ओके। Yes, sir. ठीक है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री लिखिए, फिफ्थ एंट्री, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। सौम्या, जब हम लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? हमने Realization to liabilities. क्रेडिटर्स हैं हमारे 1 लाख रुपीस के क्रेडिटर्स। मैं थोड़ा सा एग्जांपल बड़ा कर देता हूँ। क्रेडिटर्स हैं 1 लाख रुपीस के, ठीक है, और इन्होंने हमारे को अलाउ किया है 5% डिस्काउंट। अब बताइए एंट्री अमाउंट के साथ, क्रेडिटर्स थे 1 लाख रुपीस के, उन्होंने 5% डिस्काउंट अलाउ किया है, आपने पेमेंट किया है उनको, तो जनरल एंट्री क्या होगी? कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, कहीं पता। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। Creditors account to realization and वो 5,000. वो वाली जो आप एंट्री बता रहे हैं ना, क्रेडिटर्स अकाउंट, नहीं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन वाली एंट्री वो तो पहले हो चुकी है हमारी। वो तो हम सेकंड एंट्री में ऑलरेडी सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर चुके हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनके नाम चेंज हो चुके हैं सेकंड एंट्री में। आपने तो बस अब पेमेंट करना है। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपने एंट्री करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जैसे मैंने कहा था ना, असेट्स में आपने ये देखना है पैसा कितना आया है, लाइबिलिटीज में आपने ये देखना है पैसा गया कितना है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 95,000। आपने डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करनी है, आपने सिर्फ एंट्री करनी है रियलाइजेशन टू बैंक 95। ठीक है, ओके। नंबर 6, if any liability is paid by a partner, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे करता है तो जागृत क्या एंट्री होगी? Realization to partners. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी को कोई कंफ्यूजन? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा 7th एंट्री लिखेंगे आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरे को एक डाउट है इसमें। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर सर इसमें जो आपने मुझे मतलब जब आपने ऊपर बोला था कि उसके कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे, मैंने रियलाइजेशन में करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं किए हैं। कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस दिया हुआ है ना हमारे को। इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी हुई है, तो हमने लाइबिलिटी साइड में अगर देखेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को ए को हमने देने हैं 10 लाख रुपए, बी को हमने देने हैं 8 लाख रुपए, सी को देने हैं 2 लाख रुपए। ये कैपिटल ट्रांसफर करने के लिए मना किया है ना, ये मैं कैपिटल थोड़ी ट्रांसफर कर रहा हूं। ये तो किसी कोई लाइबिलिटी है जो पार्टनर ने पे किया है, तो लाइबिलिटी तो खत्म हो गया।
क्रेडिटर्स को जैसे पेमेंट हुआ तो हमने एंट्री लिखा कि लायबिलिटी खत्म हो गया 95,000, पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने, तो बाद में पार्टनर्स को देना होगा। मैंने बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया वो ट्रांसफर करने के लिए मना किया है, लेकिन ये एंट्री तो जस्ट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है जो पार्टनर ने पे किया है, हम पार्टनर को पे नहीं कर रहे हैं, ये पार्टनर ने पे किया है, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी ना। एक फर्म की जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी पार्टनर ने पे किया है, तो हमारे को बाद में पार्टनर को पे करना पड़ेगा। अभी मैं पे नहीं कर रहा हूं। कैपिटल का रूल होता है, कैपिटल में कोई चीज प्लस करनी है तो क्रेडिट, माइनस करना है तो डेबिट। अभी मैंने जस्ट कैपिटल में प्लस किया है कि जैसे ए है उसको 10 लाख रुपए तो देने ही थे, 95,000 उसने लायबिलिटी पे किया था, तो ये भी बाद में देना पड़ेगा, मैं दे नहीं रहा हूं उसको अभी। तो हमारी लायबिलिटी टुवर्ड पार्टनर्स बढ़ रही है, इसलिए हमने क्रेडिट किया है। यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट किया, जनरल एंट्री क्या होगा? फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जनरल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू बैंक। अब कोई नया अकाउंट ओपन मत कर देना, कहीं कोई बच्चा कोई कहे कि सर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अभी आप लोग जो अकाउंट बना रहे हो ना, रियलाइजेशन अकाउंट जो बना रहे हो, आप लोग बना ही इसलिए रहे हो ये देखने के लिए कि आप ये जो रियलाइजेशन यानी ये जो असेट्स और लायबिलिटीज जो आप लोग सेल कर रहे हैं, लायबिलिटीज जो पे कर रहे हैं, इस पे ओवरऑल कितना प्रॉफिट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया कि देखो अगर हमने आज अपने सारे असेट सेल करने में, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर आज हमने बिल्डिंग सेल करना है, तो बिल्डिंग सेल करना है तो प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन देना पड़ेगा। इतना सारा स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, इस स्टॉक को जब हम सेल करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो उसके ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारे जो खर्चे हमारे को करने पड़ेंगे उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सीधा आप रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब प्रिया एक बार ध्यान से देखिए, ये पेमेंट की एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक। कल को आप ये कहें, मैं मतलब आपको ऐसा लगे कि सर आपने तो बैंक ही ट्रांसफर कर दिया, बैंक नहीं ट्रांसफर किया, वो तो असेट साइड में जो बैंक का बैलेंस दिया वो ट्रांसफर नहीं किया, ये तो पेमेंट करने की एंट्री हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यस सर। लास्ट एंट्री नंबर, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट एंट्री नंबर 7th 8th, if realization expenses paid by a partner, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसी पार्टनर ने पे किया तो फिर आपकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो जिस पार्टनर ने पे किया है उसका कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक एंट्री लगे हाथ और लिख लीजिए, एंट्री नंबर 9, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में प्रॉफिट कब होगा? क्योंकि आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो लॉस आ जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, ओके। अभी मैंने जो मेन एंट्रीज थी ना वो बताई हैं, अभी हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, खत्म नहीं हुए। इसको बेस लेके मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन अभी हमने बहुत सारी चीजें बीच में से पेंडिंग छोड़ दी। ठीक है, लेकिन हाँ इतनी एंट्रीज को मैं बेस लेके आपके साथ 6-7 क्वेश्चंस कर सकता हूं। वो 6-7 क्वेश्चन करने से क्या होगा, ये जितनी एंट्रीज हमने करी हैं ये सारी एंट्रीज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जब ये एंट्रीज एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो फिर जब हम आगे चलेंगे तो फिर आपसे एक एक करके जो पॉइंट पेंडिंग है उनके बारे में बात करते जाएंगे। और जो नेक्स्ट वीक है हमारा, और नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक दिन हमारे पास सैटरडे का भी बचा हुआ है।
लेकिन ध्यान रखिएगा संडे को आपका फिर दोबारा टेस्ट होगा, ठीक है। सैटरडे संडे जो भी होगा टेस्ट होगा, लेकिन सैटरडे क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है। तो सैटरडे की क्लास हमारे पास है और नेक्स्ट वीक की 3 क्लासेस हमारे पास हैं, और ये चैप्टर हम बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे क्लास में सॉल्व करने के। तो कोई छोटा मोटा क्वेश्चन अगर आ जाएगा वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। ओके, Yes, sir. अभी बंद करें इसे, तो टेस्ट कौन सा चैप्टर का है? टेस्ट की बात बाद में कर लेंगे, अभी है हमारे पास एक दिन।